हेलो एवरीवन। सेशन 5। अच्छा, इस सेशन 5 में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक ये जो सेशन है ओनली अबाउट वुमेंस हेल्थ। वुमेंस हेल्थ के बारे में हमारे जो बड़े फैक्टर्स रिसर्च किए गए हैं, देखे गए हैं, जिसको हम अब इग्नोर करते रहे हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको पहले ये फॉलो बता दूँ, इन्फॉर्म कर दूँ, फिर रिटर्न में इस पर बात करता हूँ। अच्छा, नंबर 1 आ जाता है कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। ये ऐसा ये इंग्लिश टर्म है, इसको हम उर्दू में हम ये कहेंगे, जब भी कोई भी ख़वातीन औरत जब प्रेगनेंसी होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में बच्चा देते ही उसकी मौत हो जाना, या बच्चा जैसे ही बॉर्न होता है उसकी डेथ हो जाती है, इसको हम कहते हैं मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। उसके बाद फिर आ जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और फैमिली प्लानिंग आ जाता है। उसके बाद फिर जेंडर बेस्ड वायलेंस, और जिसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस उसको हम कहते हैं कि जैसे कोई भी घर में औरत हो या कहीं भी हम उसको हिरास कर लें, या उसको हाथापाई या गुस्सा जब आ जाता है, कन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं, तो वायलेंस में चला जाता है। और उसके बाद आ जाता है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ये जिस तरह किसी कुछ फीमेल्स में ऐसी डिजीज़ आ जाती है, ज़्यादा प्रेगनेंसी होने के बाद उनको डायबिटिक मेलाइटिस हो जाती है, या हाइपरटेंशन मेडिकेशन रिलेटेड ये चीज़ें भी हो जाती हैं, जिसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। ये हेपाटाइटिस बी और सी भी इसके साथ मिलती है। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाता है कि मेंटल हेल्थ और न्यूट्रिशन, ओबेसिटी और हेल्थ केयर अबाउट जब भी उनको कोई डिजीज़ हो जाती है, तो क्लाइंट को या वुमेंस को पता नहीं होता कि मुझे क्या बीमारी हुई है, इसकी क्या कह रहे हैं। हालांकि हमारे घर में भी जैसे रह रही होती हैं, उनकी मैरिड ख़वातीन होती है, अगर वो किसी भी अपने हस्बैंड के साथ या अपने भाई या फादर के साथ कोई भी कहते हैं कि मुझे ये हेडेक है या कोई इश्यूज़ है, तो हम इसको इग्नोर करते हैं जल्दी में। जब तक वो पीक लेवल तक ना पहुँचे तब तक हम उसको इग्नोर ही करते रहते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि लैक ऑफ एजुकेशन और जॉब जो होती है उनको ना होने की वजह से भी ख़वातीन में स्ट्रेस और ये चीज़ें पाई जाती हैं। उसके बाद फिर आ जाता है कि मैटरनिटी लीव। अच्छा, मैटरनिटी लीव को, और उसके अलावा ये एक इशू आ जाता है कि मैटरनिटी लीव्स का इसमें कैसे आ गया, क्योंकि ज़्यादातर हमारी ख़वातीन जो पढ़ी लिखी होती हैं वो जॉब करती हैं। जब वो जॉब वहाँ पे कर रही होती है, उनको लीव्स का एक बड़ा इशू होता है। अगर उनको प्राइवेट सेंटर्स में ये हो जाता है कि अगर आप प्रेगनेंसी लीव लेंगी तो आपको जॉब से निकाला जाएगा। अगर वो अनफॉर्चुनेटली अगर जॉब नहीं, उसको लीव्स नहीं मिलती, तो डेफिनेटली उसको जॉब छोड़नी पड़ती है। और दूसरी जो ख़वातीन होती है, विलेजर ख़वातीन, उनकी तो बेचारों की कोई लीव्स होती नहीं है। वो तो जितने भी ईयर्स होते हैं डेली उनका काम होता है, सुबह बच्चों को खिलाना पिलाना, उसके बाद फिर खेतों में चले जाना, खेतों का काम कर लेना, और उसके अलावा बच्चों की केयर, फैमिली, उनकी तो बेचारों की लीव्स का तो नाम ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ हेल्थ। जब भी ख़वातीन का कोई भी सी सेक्शन हो जाता है, या ख़वातीन सी सेक्शन के बाद या कोई एनवीडी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, तो हम उसको बस 3-4 एक हफ़्ते के बाद कहते हैं अपने काम से रूटीन में लग जाओ। उसकी कोई हेल्थ नहीं देखते कि आया उसकी हेमोग्लोबिन ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर ठीक है, उसकी जो फिज़िकल हेल्थ ठीक है, मेंटल ठीक है नहीं। बस घर वालों का यही प्रेशर होता है, इन-लॉज़ की तरफ से, या जहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती है, हस्बैंड की तरफ से प्रेशर होता है कि बस जल्दी खाना पकाओ, काम करो, बच्चों का देखभाल कर लो। तो ये एक 8-9 पॉइंट्स हैं जो कि मेंटल हेल्थ और उसके अलावा वुमेन हेल्थ के लिए बड़ा इशू है। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में लेके जाता हूँ। अच्छा, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट में ये आ जाता है कि जब भी कोई भी फर्स्ट प्रेगनेंसी हो या मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो, तो उस ख़वातीन में हम क्या कहते हैं कि उनका कोई भी गायनेकोलॉजिकल चेकअप या कोई भी हेल्थ चेकअप नहीं कराते। उसकी न्यूट्रिशन कैसी है, उसकी स्लीप कैसी है, हम इस पर कोई बात नहीं करते। बस प्रेगनेंसी हो गई और खुशखबरी आ गई कि भाई बेटा है, बस खुशियाँ बांटो और ये बस बैठ। अब उसके पीछे एक ये मिथ है कि हम फीमेल को वो जो बैलेंस डाइट होती है वो हम नहीं दे पा रहे होते, जिसमें से उसको डेफिनेटली आयरन डिफिशिएंसी हो जाती है। और आयरन डिफिशिएंसी की बस खून की कमी होने की वजह से फिर वो जब वो डिलीवरी होती है, एनवीडी हो या सी सेक्शन हो, फिर उस औरत को जो है ना डेथ की तरफ जाना पड़ रहा होता है। फिर हम क्या कहते हैं कि जल्दी में इमरजेंसी में अरेंजमेंट नहीं होता, तो या कुछ लोग विलेज में रह रहे होते हैं, हॉस्पिटल टर्शरी केयर तक, या जहाँ पे हॉस्पिटल से एरिया से दूर है तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते,
या उसको एक जो लेबर पेन होते हैं, साइलेंट लेबर पेन होते हैं जो जज नहीं कर सकते, उनका फ्रीक्वेंटली आफ्टर 1 मंथ 3 मंथ उसके जो अल्ट्रासाउंड, उसके लैब टेस्ट ना होने की बेसिस पे फिर ये एक रिस्क फैक्टर आ जाता है। तो जब भी कोई प्रेगनेंसी हो तो आप लोगों को जो भी आपके नियर बाई कोई भी सेंटर, हेल्थ मैटरनिटी सेंटर होते हैं या होम होते हैं, वहाँ पे आप चेक कराते रहें और जो भी इंस्ट्रक्शंस उनको फॉलो करेंगे तो हम इस चीज़ से बच सकते हैं। लेकिन ये भी एक बड़ा इशू है। अच्छा, नंबर 2 पे रिप्रोडक्टिव और हेल्थ का एक इशू आ जाता है। बाज़ औक़ात आप विलेजेस एरियाज़ में चले जाएं या कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं कि जिसको 8-8 10-10 12-12 बच्चे हैं, उनमें क्या होता है कि वो कोई फैमिली प्लान नहीं करते, उस तरह ज़्यादा बच्चे पैदा होने की बेसिस पे जो मदर होती है उसको डायबिटिक मेलाइटिस भी हो जाती है। नंबर 2 उसकी हेल्थ जो कंप्रोमाइज़ होती है, जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते उसमें से, या बच्चों को जो मेंटल हेल्थ इशू हो जाते हैं, या बच्चे फिज़िकल वो फिट नहीं होते। इस मुआशरे में आने के बाद उनको बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए जितने भी आप बच्चे पैदा करें, लेकिन बीच में अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस के हवाले से 2 साल का 3 साल का बीच में जो है वफ़ का होना लाजमी है, ताकि बच्चे की हेल्थ भी सही रहे और उसके अलावा जो मदर है उसकी भी, वुमन की भी हेल्थ ठीक रहे। ज़्यादा ईयरली बेसिस पे बच्चे होने की बेसिस पे मदर क्या होता है कि अपने उस बच्चे को 2 साल तक की केयर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बच्चे जो है ना चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाते हैं, एजुकेशन में रह जाते हैं और उसके फैमिली में जहाँ पे वो रह रहे होंगे वहीं के हालात कन्फ्लिक्ट और बड़े स्ट्रेसफुल हालात होंगे। तो इसीलिए बच्चे पैदा करें, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और हेल्थ जो फैमिली हेल्थ प्लानिंग है उसको भी फॉलो करना लाजमी है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस। अच्छा, जेंडर बेस्ड वायलेंस ये आ जाता है कि जहाँ पे घरों में ख़वातीन होती हैं, वो ख़वातीन का क्या होता है कि खाना टाइम पे ना मिलना, ना पकना, या उसके पीछे उसके पास कोई रीज़न, सॉलिड रीज़न भी हो, लेकिन फिर उसमें मार पीट लड़ाई शुरू हो जाती है। हम उस फीमेल्स को, वुमेंस को अंडरस्टैंड नहीं करते, घर वाले उसके या उसके हस्बैंड्स, जिसकी वजह से जेंडर वायलेंस की तरफ एक ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है जो हाथापाई औरतों को बहुत ज़्यादा शिकार होता है वायलेंस का। तो इस पर भी हमें सोचना चाहिए। हमारे हर घर में माएँ, बहनें, वाइफ, ये सारे लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जिस तरह हमें मर्दों को सिखाया जाए कि कैसे ख्याल करना है, हेल्थ का क्या करना है, ये हमें मर्द को ही करना पड़ेगा। तो इसी बेसिस पे हमने इस पे भी सोचना है कि अपने फैमिली में अपनी जो वाइफ है उसका कैसे ख्याल रखें, या जो भी प्रेग्नेंट वुमन है, जो भी ख़वातीन हैं, उसकी वुमन हेल्थ का कैसे ख्याल रखें। तो उसके बाद फिर आ जाता है कि हमारे पास नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में ये ऐसी डिजीज़ हो जाती हैं कि ज़्यादातर केमिकल इम्बेलेंस होने की वजह से डायबिटिक मेलाइटिस, हाइपरटेंशन या ओबेसिटी, ज़्यादा खाना या कम खाना, या स्लीप साइकिल, या कुछ हेरिडिटी होती है। तो ये कभी भी हेपेटाइटिस बी और सी हो सकती है, या इसको हाइपरटेंशन या डायबिटिक मेलाइटिस, शुगर की बीमारी हो जाती है। तो इसको हमने भी अगर इस खाने पीने का ख्याल किया जाए तो नहीं होगी। अगर किसी को अनफॉर्चुनेटली हो भी जाती है तो हमें उसके लिए प्रॉपर फ्रीक्वेंटली चेकअप और हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास जाना चाहिए और उसको बेहतर करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाता है कि मेंटल हेल्थ और न्यूट्रिशन। अच्छा, मेंटल हेल्थ का भी एक बड़ा इशू है, जिसको मैंने पहले भी अपने काफ़ी जो है सेशन 1 और 2 में मैं बता चुका हूँ अपने उसमें वीडियोस में, कि हैप्पी हार्मोन्स हैं कि ये एक बड़ा अफेक्ट करते हैं हमारे माइंड पे, और हैप्पी हार्मोन्स को कैसे किया जाए वो आप वो देखेंगे क्लिप्स, आपको सारा पता चल जाएगा। तो अपने आप को जो है बैलेंस डाइट, जो भी आप घर में सब्जियां हैं, जो भी फ्रूट्स हैं, या जो भी आप खाना खा रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से खाएं, ज़्यादा ना खाएं। ज़्यादा खाएंगे तो ओबेसिटी आ जाएगी। फिर भी जो भी बैलेंस डाइट है वो खाएं, और अपने आप की जो वेट फ्रीक्वेंटली 3 मंथ 2 मंथ बाद अपना वेट चेक करते रहें, क्या, ताकि आपका वेट नॉर्मल रहे। अगर वेट का बढ़ना शुरू हो गया तो आपके पास और अदर डिजीज़ होने के खदशात हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाता है कि रिप्रोडक्टिव और कैंसर। आजकल के कैंसर्स का एक बड़ा एक रेशो चल रहा है, फीमेल में भी होता है। जिस तरह ब्रेस्ट कैंसर होता है उसके भी आप फ्रीक्वेंटली चेकअप किया करें। बहुत ज़्यादा आप घरों में या आप ये खुद भी असेसमेंट कर सकते हैं। दूसरा ये आ जाता है कि बाज़ औक़ात रिप्रोडक्टिव में एक सर्वाइकल कैंसर आ जाता है, जिसकी बेसिस पे ये भी एक बड़ा हानिकारक है। तो आपने ये भी एक फ़ीमेल गायनेकोलॉजिस्ट या कोई भी आपका हेल्थ प्रैक्टिशनर या जो भी इसके बारे में भी सोचा जाए। अगर आपने
उसी टाइम पे स्टेप ले लिया तो आप काफ़ी चीज़ों से बच सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि लैक ऑफ एजुकेशन की बेसिस पे जो होता है कि वुमेन हेल्थ के बड़े इशू चल रहे होते हैं, क्योंकि एजुकेशन नहीं होती, फिर उस फीमेल को नहीं पता होता कि मेरा खाना पीना क्या है, बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं या बच्चे 2-3 हैं उसको सही तरह फूड ना देना, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है हस्बैंड वाइफ में या इन लॉज की तरफ से या उसके फैमिलीज़ में, जिसकी वजह से भी इश्यूज़ आ जाते हैं। ये इस पे हमने यही फोकस करना होता है कि फैमिली में जो भी अगर फीमेल कहती है कि मुझे हेडेक है, तो हमें उसको मानना चाहिए बिल्कुल हेडेक होगा, या अगर वो कहती है मुझे पेट दर्द है, जो भी है, हम इतने ऐसे मुआशरे टेक्नोलॉजी के दौर में रहे, अगर किसी फीमेल ने कहा मुझे हेडेक है या मेरा खाना लेट पका, या तो हम एकदम हाइपर हो जाते हैं कि आप जानबूझ के कर रही हो, आपको काम नहीं करना मुझे। हालांकि ये रियल इश्यूज़ हैं, हमारे फैक्ट और ये है, लेकिन हम अफसोस की बात ये कि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद मर्द हजरात जो होते हैं कि हम ये चीज़ें फॉलो नहीं करते। अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ का इस तरह टेक केयर कर रहा होगा कि यार ये तो जोरों का गुलाम है, ये बीवी का गुलाम है, लेकिन ये भी हम मर्द में बड़ी शान होती है, जो औरत को थप्पड़ लगाना, मारना, डांटना, हमारी इसमें किधर बड़ी शान है हमारी, ये मर्द है। हालांकि इस तरह नहीं होता। वो भी आज हम किसी की बेटी है, किसी की बहन है, वो आज हमने शादी कर ली है, ठीक है, कल हमें भी बेटी होगी, ठीक है, और हम भी अपनी बेटी को अगर यही चीज़ें बड़ी होकर वो भी डेफिनेटली उसकी शादी हो जाएगी और यही इन्वायरमेंट में आना है। तो इसलिए ये एक एलिमेंट फादर का, ब्रदर का, हस्बैंड का बनता है कि उसको प्रोटेक्ट करना, जो उसकी पॉजिटिव चीज़ें उसको फॉलो करना, उसकी हेल्थ का ख्याल रखना, ये हमारा पॉजिटिविटी का हमें ख्याल रखना है। तो इसी तरह बेसिस पे ये हमने ही सोचना है कि किस तरह हमें ख्याल करना है अपने वुमेन हेल्थ का, अपने जो लाइफ पार्टनर का। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाता है कि जो चाइल्ड बर्थ के बाद भी जो कुछ वीक्स की बेसिस पे उसका ख्याल रखना चाहिए, न्यूट्रिशन का ख्याल रखना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग जो साइन सिम्टम्स होते हैं, जो तकलीफ़ें, उनकी मेडिकेशंस, वो चीज़ें ख्याल की जाए। तो वुमेन हेल्थ की बेसिस पे बस यही मैं कहूँगा कि हमें उनकी जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू उनकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो हमने सॉल्व करने हैं, उसको मेंटली सपोर्ट करना है, फिज़िकली जो उसकी इलनेस की चीज़ें आ जाती है वो ख्याल रखेगा, तो वो वुमेन हेल्थ की बेहतर रहेंगी। तो ये इसमें अब डिटेल नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप मैं इनको कहूँ और क्लियर करूँगा कि और इसमें क्या इश्यूज़ आ जाते हैं। तो फ़िलहाल मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया वुमेन हेल्थ के बारे में कि क्या चीज़ें आ जाती हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।